अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हंगामी बुनियादों पर फॉरेन कोचिस को ढूंढने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इस बारे में सीरियसनेस का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। कुछ छुट्टियां ली उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से सुबुकदोश होने के बाद। अब वो चेयरमैन पीसीबी के तौर पर जब सामने आए तो उन्होंने पहला ऑर्डर ये वाला जारी किया कि पाकिस्तान के अंदर पहली बुनियाद के ऊपर जो है फॉरेन कोच को ढूंढा जाए। लेकिन फॉरेन कोचिस के ने सब ने ठेंगा दिखा दिया है। कोई भी पाकिस्तान के साथ काम करने को, पाकिस्तानी टीम के साथ काम करने को तैयार नहीं है। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं और माजी जो है, पास जो है पाकिस्तान का, वो फॉरेन कोचेस के हवाले से ख़ास तौर पर पीसीबी का वो इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। गोरे जो होते हैं वो काम करते हैं, अगर उनका बैड एक्सपीरियंस होता है तो फिर वो जाकर अपने दूसरे लोगों को, अपने कुलीग्स को बताते हैं। और इस तरह एक फिज़ा बन चुकी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फॉरेन कोचिस के अंदर कि उसके अंदर ये वाली चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कभी भी काम नहीं करना। कोई कितना भी ज़्यादा आपसे कॉन्ट्रैक्ट करे, मुआहदा करे, कोई ऐसे वादे करे, उनके ऊपर कभी भी एतबार नहीं करना। ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर किरदार अदा किया है मिकी आर्थर ने, क्योंकि उनके साथ जो कमिटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा शॉन टैट और दीगर बहुत ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं कि तमाम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको तमाम तरह मराद भी देता है, लेकिन आखिर में क्या होता है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी सबसे पहले पीसीबी खुद करता है। इसलिए अब एंडी फ्लावर हो, कोई भी कैसा फॉरेन कोच हो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फ्री है, लीग क्रिकेट के अंदर वो कोचिंग नहीं कर रहा, उससे अगर रब्ता किया जाता है तो बोलता है मैं घर में बैठा हुआ ज़्यादा बेहतर हूँ बनस्बत इसके कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई नौकरी करूँ और मेरा नाम ख़राब हो। ये वाली चीज़ जो है वो अब इस्टेब्लिश हो चुकी है। और इसके बारे में नजम सेठी साहब से अगर पूछा जाए तो वो ज़का अशरफ के ऊपर इल्ज़ाम देते हैं, ज़का अशरफ से पूछा जाए तो वो नजम सेठी के ऊपर इल्ज़ाम देते हैं, रमीज़ राजा कोई और सी दुनिया की बातें कर रहे होते हैं। यही वाली चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम वाली चीज़ें हो रही हैं और इससे पाकिस्तान का नाम बदनाम करने में यही लोग मुलव्विस हैं। पिछले 10 साल 20 साल के अंदर जो है, 15 साल के अंदर जो है, यही लोग जो है आगे पीछे निकलकर चेयरमैन पीसीबी बनते रहे हैं और इन लोगों ने ही पूरा कबाड़ा किया है, जिसकी वजह से अब फॉरेन कोचेस जो है वो पाकिस्तान की कोचिंग करने को तैयार नहीं है। गैर मुल्की कंसल्टेंट जो है उनको तो आप रख सकते हैं, उसके साथ एक मुल्की कोच लगा सकते हैं, लेकिन हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी ये ख्वाहिश है कि हमको फॉरेन कोच लाना है। अब उनको इस बारे में शदीद मायूसी का सामना है और जब उनको ये वाली बात पता चली है कि कोई भी फॉरेन कोच जो है पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार नहीं है तो वो हैरान भी हुए। और उसके बाद उनको जब बैकग्राउंड पता चला तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि गैर मुल्की कंसल्टेंट्स जो हैं उनको पाकिस्तानी टीम के साथ रखा जाए और कोच जो है वो कोई पाकिस्तानी हो, ताकि वर्ल्ड कप और इस हवाले से जो आने वाली सीरीज़ है, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको मैचेस खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले, अप्रैल के मिड के अंदर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी, रावलपिंडी और लाहौर के अंदर मैचेस होंगे। तो हंगामी बुनियादों पर जो है अभी कोई फॉरेन कोच तो आपको हाथ नहीं लग रहा और लगेगा भी नहीं, क्योंकि मामला काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। इसलिए कोई मुल्की कोच जो है वो रखा जाएगा और मोहसिन नकवी साहब जो है वो इस बात का भी इजहार कर चुके हैं। चले हुए कारतूस जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद रहेंगे और जिन जिन लोगों को पहले माजी के अंदर आजमाया जा चुका है और जिन जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कांड भी किए हैं उन लोगों को दोबारा आजमाया जाएगा। और कोई ऐसा नाम नहीं सामने आ रहा कि जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि पाकिस्तान के अंदर मामला जो हैं क्रिकेट के हवाले से काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। वही लोग दोबारा घूम फिर कर पीसीबी का हिस्सा बनेंगे, कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनेंगे या फिर मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा बनेंगे, जिन लोगों को पहले आजमाया जा चुका है और जिन लोगों ने खिलाड़ियों के साथ फड्डे किए हैं, खिलाड़ी उनको नापसंद करते हैं और खिलाड़ियों का भी अगर पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाए तो फिर उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन यही है कि फ़ॉरेन कोच रखा जाए। लेकिन कोई भी फ़ॉरेन कोच जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो रिप्रेजेंट करने को तैयार नहीं है, उनके साथ नौकरी करने को तैयार नहीं है। अब सूरत हाल ये हो गई है, पाकिस्तान के अंदर फास्ट बॉलिंग कोच मौजूद हैं, स्पिन बॉलिंग कोच मौजूद हैं, हेड कोच बनने के लिए कोचेज़ मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो तालीम है वो बिल्कुल वाजिबी सी है। मिसबाह उल हक का किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है। मोहम्मद हफीज़ को आपने डायरेक्टर क्रिकेट बनाया, किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं था। ना तजर्बेकारी जो है इन लोगों की पाकिस्तानी टीम को बर्बाद करने में अहम किरदार अदा करती है। टीम के अंदर इस लेवल के ऊपर मामला हल हो रहे हैं कि नेशनल टीम जो है उसके ऊपर आप ऐसे नाअहल और सिफारशी लोगों को लगाते हैं
جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بالکل ہی نیچے آ گئی ہے. اب انڈیا کے اوپر کیا الزام دیں آپ کہ انڈیا نے کیا کچھ پاکستان کے خلاف کیا؟ پی سی بی خود ایسے فیصلے کرتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. ایسے لوگوں کو جو کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے اور ان کی شہرت بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، ان لوگوں کو اگر آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر لائیں گے، جیسے کہ میں مثال دے رہا ہوں محمد حفیظ کی، ان کی شہرت جو ہے وہ اتنی زیادہ کچھ اچھی نہیں تھی. ماضی کے اندر انہوں نے جو ہے اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بہت سے کھلاڑیوں کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا ان کو، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ ان کے کیا کیا اختلافات رہے. جب ان کو ٹی 20 کیپٹن شپ سے ہٹایا تو نہیں گیا، تو انہوں نے خود ریٹائرمنٹ لی تھی. اس وقت ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا رویہ رکھا ایز اے پلیئر بھی، اور جب وہ پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کا حصہ بنے تھے تو انہوں نے ریزائن کس طرح منہ پہ مارا تھا پی سی بی چیئرمین کے، اور اس کے بعد وہی پی سی بی چیئرمین جو ہے وہ کس طرح ان کو دوبارہ ہائر کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہے. مصباح الحق کا ماضی جو ہے بالکل اتنا کوئی اچھا نہیں ہے. ایز اے کیپٹن بھی ان کو پاکستان کے اندر ناپسندیدہ ترین کپتان سمجھا جاتا تھا. انہوں نے پوری ٹیم کی ریڑھ لگائی تھی. اب انہی کا نام سامنے آ رہا ہے کہ مصباح الحق جو ہے ان کو ہی ایز اے کوچ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے اندر شاید رکھا جا سکتا ہے، لیکن کوچنگ کا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے. وقار یونس کی اگر بات کی جائے تو وقار یونس کو جب ٹیم کے اندر لایا گیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ ان کھلاڑیوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، یا پھر جب ان کو ڈراپ کیا گیا تھا 1999 کے ورلڈ کپ کے اندر، اور جن جن کھلاڑیوں کو موقع ملا تھا ان میں شعیب اختر شامل تھے، شاہد آفریدی شامل تھے، عبدالرزاق شامل تھے، محمد یوسف شامل تھے. ان تمام لوگوں کے ساتھ جب وہ کوچ بنے، ان کا رویہ انتہائی غلط تھا، تضحیک آمیز تھا. اور شعیب اختر، شاہد آفریدی، محمد حفیظ اور عبدالرزاق تو کھل کر یہ والی بات بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وقار یونس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ایک ماضی کا ایک خنث تھی جس کو نکالنے کی کوشش کی گئی تھی. اب ایسے شخص کو، سرفراز احمد کے ساتھ وقار یونس نے کیا کیا تھا، یہ والی چیزیں جو ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اور اس طرح ان کے تعصبی ہونے کا اور اس کے ساتھ ان کا رویہ جو دوسرے کھلاڑیوں ان کے اندر سے، مائنڈ کے اندر سے جو ہے، وقار یونس کے مائنڈ کے اندر سے سپر اسٹار نہیں نکل پا رہا ہے. ایز اے کوچ جو ہے وہ آپ کو ایک باپ کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن وقار یونس جو ہے کھلاڑیوں کے ساتھ آپس کی ٹسل، سرفراز اور وقار یونس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کریئر کے اندر، لیکن سرفراز احمد کے ساتھ انہوں نے کس طرح اپنی خنث نکالی یہ سب کے سامنے ہے. 2015 کے ورلڈ کپ کے اندر جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور سرفراز سے کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ سرفراز احمد کو آپ ایز اے اوپنر بھی کھلا سکتے ہیں، تو وہ حیران ہوئے تھے. وہ پریس کانفرنس بھی سب کو یاد ہوگی. اگر آپ کرکٹ کے بارے میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا 2015 کے ورلڈ کپ کے اندر سرفراز احمد کے ساتھ مصباح الحق نے اور وقار یونس نے کون سا تعصب نکالا تھا، کون سی خنث نکالی تھی. نہ صرف کراچی کا پلیئر ہونے کی وجہ سے بلکہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان دونوں کھلاڑیوں نے کھل کر سامنے آئے تھے، اور ٹیم کا کباڑا کرنے میں ان دونوں کھلاڑیوں نے ایز اے کوچ بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ آج پاکستانی ٹیم بھگت رہی ہے کہ کھلاڑیوں کا مائنڈ سیٹ ہی تبدیل ہو گیا ہے، ڈیفینسو موڈ کے اندر آ گئے ہیں. اور جب پاکستان کو اٹیکنگ موڈ کے اندر سرفراز احمد لے کر آیا تو اس کے بعد اسی کپتان کو ہٹانے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ شامل تھے، اور اس کے بعد وہی ڈگر جو ہے جو مصباح الحق کے دور کے اندر چل رہی تھی، ڈیفینسو موڈ کے اندر لوگوں کو کپتان کھلانا اور اظہر علی کو کپتان بنانا، اس کے بعد بابر اعظم کو کپتان بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہے اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ آپ ڈیفینسو موڈ کے اندر چلے گئے اور پاکستانی ٹیم کا کباڑا ہو گیا. سرفراز احمد نے ٹیم کو کھڑا کر دیا تھا، اس مائنڈ سیٹ سے ٹیم کو نکالا تھا جو مصباح الحق چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے دوبارہ اسی جانب ٹیم کو دھکیل دیا. اب کھلاڑی جو ہیں ہر سیریز کے اندر، ہر ایونٹ کے اندر اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستانی ٹیم بھگت رہی ہے، پاکستانی فینس بھگت رہے ہیں، اور اس کے جو ذمہ دار ہیں وقار یونس ہیں، مصباح الحق ہیں، رمیز راجہ ہیں، اور بہت سے کردار ہیں، نجم سیٹھی، ذکا اشرف، ان سب کا نام اس کے اندر شامل ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، انہی لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ انہی لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر لایا جائے گا جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کا کباڑا کیا تھا. کوئی ایسا نام نہیں ہے، نہ سلیم ملک کو آپ رکھ سکتے ہیں، نہ وسیم اکرم کو لانے کی اجازت ہے، نہ ہی کسی راشد لطیف، معین خان، باسط علی، اس جیسے بہت زیادہ نام ہیں. عبدالرزاق شاید آزمائے جا چکے ہیں، محمد یوسف کو بھی آزمایا جا چکا ہے.
सखलैन मुश्ताक को आजमाया जा चुका है, मुश्ताक अहमद को आजमाया जा चुका है, शाहिद खान आफरीदी को एज अ चीफ सेलेक्टर आप आजमा चुके हैं। कोई ऐसा नाम नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसको ना आजमाया हो, और हर किसी ने तकरीबन जो है वो मायूस किया था पाकिस्तान के अंदर। जब आप सुपरस्टार होते हैं, जब आप एज अ क्रिकेटर अच्छा खेल रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ चीफ सेलेक्टर, एज अ कोच, एज अ बॉलिंग कोच, एज अ स्पिन बॉलिंग कोच अच्छे कोच साबित हो सकें। इसलिए खुद खेलना जो है और सीखना जो है वो अलग बात है, किसी को खिलाना और किसी को सिखाना जो है वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यही तजर्बात होते हैं। किसी एक खिलाड़ी का भी जो है वो कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दरिया जो है वो उल्टा बहता है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्वालिफाइड कोचेस जो है वो आते हैं तो उनके साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है, कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, और जो किसी किस्म का कोई तजर्बे ना रखता हो, ना ही क्वालिफाइड हो, उसके साथ मुआहदा, क्योंकि वो यस मैन वाला बंदा होता है, उसको पता होता है कि वो इतना ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए वो पीसीबी से बना कर रखता है। लेकिन जो क्वालिफाइड लोग होते हैं वो मेरिट के ऊपर तमाम तर चीज़ें चलती हैं, चलवाते भी हैं और करना भी यही चाहते हैं। लेकिन पीसीबी के अंदर मेरिट की धज्जियां उड़ाने की आदत है, क्योंकि पर्ची सिस्टम जहां पर मौजूद होगा वहां मेरिट जो है वो नहीं चलेगा। इसलिए टसल जो होती है फॉरेन कोचेस की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, वो मेरिट के बुनियाद के ऊपर होती है, और यही चीज़ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की वजह बनती है। इसलिए कोई भी फॉरेन कोच जो है वो आने से पहले 10 बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सोचता है कि उसके साथ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। यहाँ पर एक फ़ोन के ऊपर जो है वो खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है, एक फ़ोन के ऊपर जो है वो खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकाला जाता है। इसलिए फॉरेन कोच का काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मुश्किल है। अब मोहसिन नकवी साहब अगर फॉरेन कोच को ढूंढ रहे हैं तो वो अपनी शराइत की बुनियाद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आएगा, और ये शराइत पूरी करना पीसीबी के बस की बात नहीं है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर जाएगा मुल्की कोच के ऊपर जो किसी किस्म का कोई क्वालिफाइड कोच नहीं है। एक यासिर अरफात के बारे में बताया जा रहा था कि वो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके आने से भी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने भी कुछ कोचिंग के कोर्सेज किए थे, लेकिन उनके आने से टीम जो है वो मुसलसल जो है वो ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर जो है उनकी कारकर्दगी मुसलसल डिक्लाइन के शिकार हुई। इसलिए उनका पढ़ना लिखना जो है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी काम नहीं आ सका। आपकी नज़र में कौन सा ऐसा कोच है, फ़ॉरेन हो या फिर मुल्की हो, जो पाकिस्तान क्रिकेट की नैया जो है वो पार लगा सकता है? कौन सा ऐसा खिलाड़ी है या ऐसा कोच है जो पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकता है? आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।